शानदार यहाँ पर एडिटोरियल है, दोनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो लेट मी मेक इट बिगर सो दैट यू कैन लुक इट मोर प्रॉपर्ली। और इसका जो पीडीएफ फाइल है दोस्तों वो नीचे मैंने डाल दिया है, और अगर नहीं डाला होगा तो शाम तक मैं डाल दूंगा आपके। उसके अंदर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो भी आया है इसके अंदर दोस्तों, वो सारे के सारे मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं। ये वाला भी पढ़ेंगे दोस्तों, और ये वाला भी पढ़ेंगे, सुपर पावर समिट। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट वन। टाइम्स ऑफ इंडिया का भी मैं कर दूंगा शाम तक, या जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका ऐड कर दूंगा। तो पीडीएफ फाइल जो है वो इसके नीचे होगा। देखिए, जगन्नाथ बोलते हैं एक ख़तरनाक ताकत जिसको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं, उसको बोलते हैं जगरनॉट। तो यहाँ पे रोल्स ऑन का मतलब है जारी है, यानी कहना क्या चाह रहे हैं, कह रहे कि वोटर लिस्ट के एसआईआर के तीसरे चरण पर जो है ना ये सारी चीज़ें जारी है, यानी तीसरे चरण पर जो है वो जारी है। रोल्स ऑन का मतलब यहाँ पे किसी चीज़ का जारी होना। तो एक्चुअली में राइटर ये कहना चाहता है कि हुकूमत और जो इलेक्शन कमीशन ने जो है वोटर लिस्ट की जो एसआईआर जो शुरू किया है, इसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ और नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, लेकिन फिर भी ये काम जो है ना बगैर रुके आगे बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए जो है टाइटल में कहा गया है दोस्तों, जगरनॉट रोल्स ऑन। यानी इसका मतलब क्या है, जगरनॉट का मतलब यानी एक ऐसी बहुत बड़ी ताकतवर मशीन या वो ताकत जो मुसलसल हमेशा लगातार चलती रहती है और रास्ते में आने वाली चीज़ों की परवाह नहीं करती है। तो एक्चुअली में राइटर ये भी कहना चाहते हैं कि फ़ेज़ 2 में जो है बहुत सारे वोटर्स के नाम गलत तरीके से हटा दिए गए थे। माइनॉरिटी और मार्जिनलाइज जो है ना, ख़ास तौर पर गरीब लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ था, और जल्दबाजी भी हुई थी। सॉफ्टवेयर की गलतियाँ थी उसके अंदर, यानी अपनी पॉलिसी जो है ईसीआई ने फिर भी अपनी पॉलिसी नहीं बदली, बुनियादी कानूनी मसले हल नहीं किए। सुप्रीम कोर्ट भी शुरू हो, अब फ़ेज़ 3 भी शुरू हो रहा है, अब जो है फ़ेज़ 3 भी शुरू हो रहा है, इसलिए ख़तरा है कि दोबारा लोगों का वोट का जो है हक वो छीना जाएगा। इसलिए राइटर जो है इलेक्शन कमीशन पर जो है एक आलोचना भी कर रहा है कि वोटर रिवीजन एक्सरसाइज में आपकी इतनी ख़राबियाँ सामने आ चुकी है, फिर भी आप उससे जो है उसी अंदाज़ में आगे बढ़ा रहे हैं जिससे आम लोग यानी खासकर जो पब्लिक है, खुसूसन ख़ास तौर पे जो कमज़ोर तबका, दबे कुचला तबका जो है उनका वोटों का हक छीन सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम पढ़ेंगे इसको। कह रहे कि द अनोमलीज़ का मतलब क्या होता है। अनोमलीज़ का मतलब होता है दोस्तों कमज़ोर या असामान्य बातें जो हैं उसको बोलते हैं अनोमलीज़। कि जो फ़ेज़ 2 यानी फ़ेज़ 2 जो चरण 2 में जो अनोमलीज़ हुई है एसआईआर का, वो डिमांड आए फ्रेश अप्रोच। यस, तो दोस्तों एक फ़्रेश ताज़ा तरीके से पहुंच होनी चाहिए ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इन फ़ेज़ 3 यानी चरण 3 में जो है तीसरे चरण में जो क्या बोलते हो तो एसआईआर हो रहा है, उसके अंदर ईसीआई को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं। कह रहे कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको ईसीआई बोलते हैं, चुनाव आयोग ने घोषणा के हैज़ अनाउंस अ थर्ड फेज़, एक तीसरा चरण ऑफ इट्स, उसका जो है कंट्रोवर्शियल विवादित जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर है ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची के लिए, जो कि कवर कर रहा है 16 राज्यों को एंड 3 यूनियन और जो केंद्र शासित जो टेरिटरीज़ है, विथ अ कंबाइंड इलेक्टोरेट ऑफ 36.73 करोड़, जिसमें कुल मिलाकर के मतदाता जो हैं वो है 36.73 करोड़ का कुल मिलाकर के जितने लोग हैं दोस्तों उनका एसआईआर करने के लिए घोषणा किया है। अच्छा, गिवन जो इससे पहले हो चुका है, व्हाट ट्रांसपायर्ड जो इससे पहले हो चुका है इन फ़ेज़ 2 चरण 2 में, आई स्टैगरिंग चौंकाने वाला नेट ट्रिम कुल जो कटौती थी ऑफ 10.2% था इन द रोल्स यानी मतदाता सूची में। कह रहे कि इट वुड बी प्रूडेंट, ये समझदारी होगी फॉर द ईसीआई के वो टू मेक स्ट्रक्चरल, पूरा जो व्यवस्था जो है उसके अंदर चेंजेस इन हाउ, कैसे उसको करना है, कंडक्ट्स दिस थर्ड फेज़, इस तीसरे चरण को कैसे अंजाम देना है, सो दैट ताकि द क्या है फ्रेंचाइजमेंट, जो वोट के अधिकार का छीनने को जो कि दिख रही है आमतौर पे, पर्टिकुलरली ख़ास तौर पे उन राज्यों में इन सच एज जैसे वेस्ट बंगाल है, इज़ नॉट रिपीटेड, उसको दोबारा दोहराया ना जाए। यानी ईसीआई ने इलेक्शन कमीशन को अब इस तरीके से काम करना होगा कि जो दूसरे चरण में जो गलतियां हुई है उस चरण को
तो उस गलतियों को दोबारा दोहराया ना जाए। ठीक है, यहाँ पे जो है ट्रांसपायर्ड का मतलब होता है दोस्तों जो हुआ, है ना। स्ट्राइकिंग मतलब होता है बहुत चौंकाने वाला। ओके, उसके बाद बोलते हैं नेट ट्रीम कुल कटौती। ठीक है, प्रूडेंट का मतलब होता है दोस्तों समझदारी भरा। स्ट्रक्चरल चेंजेस बोलते हैं ढांचगत बदलाव होना चाहिए, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज करना चाहिए। डिसइनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब होता है दोस्तों वोट का अधिकार छीन जाना। कह रहे कि एटलीस्ट कम से कम द एक्सरसाइज विल नॉट बी हरीड, ये जो काम जो किया जाएगा एक्सरसाइज यानी जो अमल किया जाएगा, विल नॉट बी हरीड, इसको जल्दी नहीं किया जाएगा। हरीड थ्रो का मतलब होता है दोस्तों कि आने वाले चुनाव में, यानी जल्दबाजी में पूरा करना। हरीड थ्रो का मतलब होता है जल्दबाजी में किसी चीज़ को पूरा करना। ठीक है, वो नहीं किया जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ एन इम्पेंडिंग इलेक्शन। इम्पेंडिंग इलेक्शन का मतलब होता है आने वाले चुनाव के कारण, क्योंकि बिकॉज ऑफ एन इम्पेंडिंग आने वाले चुनाव के कारण। द SIR यानी कम से कम जो है आने वाले चुनाव की वजह से इस प्रक्रिया को जल्दी पूरा नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं लेखक। तो करें कि SIR की वजह से अलग अलग राज्यों में बड़े पैमाने पर नाम हटाए गए, जिनमें पश्चिम बंगाल की स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, ये कह रहे हैं। ओके, करें कि द SIR ने प्रोड्यूस किया है, दिखाया है मास बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे डिटेक्शन उड़ाया गया है। वेयरिंग स्केल, अच्छा वेयरिंग स्केल का मतलब होता है अलग अलग स्तर पर, वेयरिंग का अलग अलग स्केल स्तर पर अक्रॉस स्टेट कई राज्यों में, विथ जिसमें कि वेस्ट बंगाल जो है उसका जो है द मोस्ट। अब देखिए नया वर्ड आ गया है। नया वर्ड के स्पेलिंग क्या है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन क्या है दोस्तों, मैं कर रहा हूँ, सुनो। एग्रेजियस क्या है? एग्रेजियस यानी बहुत बुरा है और चौंकाने वाला है। ठीक है, मोस्ट एग्रेजियस का मतलब होता है जो वेस्ट बंगाल में जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाली है। करें कि दिस वाज, ये था द क्या है, क्यूमुलेटिव। ठीक है, क्यूमुलेटिव मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ का एक साथ होना। क्या है? मिला जुला नतीजा। क्या है? क्यूमुलेटिव रिजल्ट का मतलब होता है ये एक मिला जुला नतीजा था कि इस चीज़ का ये जो हुआ है दोस्तों वेस्ट बंगाल में, ऑफ द ECI का जो भरोसा रिलायंस ऑन क्या है, फॉल्टी गलत सॉफ्टवेयर पर और आर्बिट्री क्राइटेरियाज का क्या मतलब है? मनमानी जो इन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि भाई ऐसा होगा तो तभी तुम माने जाओगे सिटीज़न ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं होगा तो ये अपनी ही तरफ से इन्होंने क्या, एंड मेथडोलॉजिकल फ्लॉस, और जो उनके जो तरीके अपनाए गए उसके जो है गलतियों के अंदर, फ्लॉस के बाद उनकी जो अंदर कमी, विच टुगेदर जो एक साथ मिलकर के कारण बना, लेड टू द रिमूवल के हटाने का ऑफ अ डिसप्रोपोर्शनली हायर नंबर ऑफ electors from marginalized and minority communities। डिसप्रोपोर्शनली का मतलब यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ कि ज़रूरत से ज़्यादा अनुपात में, क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा जो है अनुपात में क्या है, हायर नंबर में बहुत ज़्यादा ही तादाद में ऑफ इलेक्टर्स, मतदाता सूची के मतदाताओं का जो नाम हटाया गया, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रल्स है ना, फ्रॉम वो जो उनका नाम हटाया गया वो मार्जिनलाइज जो दबे कुचले जो लोग होते हैं माइनॉरिटी के, और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ में से उनका नाम हटाया गया है, ये कारण बना दोस्तों। ठीक है, अच्छा कह लें कि मोस्ट नोटेबली सबसे ज़्यादा नोटेबल करने वाला जो चीज़ जिसका जो असर हुआ है दोस्तों वो वेस्ट बंगाल में हुआ है। अक्रॉस स्टेट्स राज्यों में, पूर्व राज्यों में द SIR वाज मार्क्ड बाय द सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा एंड डिसीजन मेकिंग इन ECI authorities in New Delhi rather than with empowered electoral registration officers in states। यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि SIR को जो शुरू किया गया दोस्तों वो बाय द सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा। अच्छा इसको हम पढ़ते हैं दोबारा। क्या अलग अलग राज्यों में जो SIR की जो पहचान इस बात से हुई कि डेटा और फैसले लेने की ताकत राज्यों के अधिकारियों की जगह नई दिल्ली में बैठे ECI अधिकारियों पर के पास थी। ठीक है,
शुरू किया गया है दोस्तों सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा का सेंट्रलाइज करना, समझे नहीं, यानी केंद्रीकरण जो किया गया है डाटा का वो कहाँ पे, एंड डिसीजन जो बनाया गया, फैसला जो बनाया गया है इन ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर, ECI के अथॉरिटीज़ के अंदर, वो न्यू दिल्ली में हुआ है। रादर देन बजाय इसके कि विथ एम्पावर्ड, यहाँ तक कि हमें क्या करना चाहिए था कि हाँ फैसला लेने की ताकत राज्यों के अधिकारियों की जगह होना चाहिए, बजाय इसके कि विथ एम्पावर जो ताकतवर जो है इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन जो ऑफिसर है, यानी मतदाता के जो ऑफिसर से हैं वो क्या फ़ैसला लेंगे, इसके बजाय कहाँ से फ़ैसला लिया जा रहा था दोस्तों, दिल्ली से, दिल्ली में बैठे हुए लोगों से। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन में जो लोग हैं वहाँ से फैसला लेना चाहिए। किस तरीके से, बाय बूथ रेशनलाइजेशंस कंडक्टेड। बूथ रेशनलाइजेशन का क्या मतलब है, कह रहे कि बूथों का जो पूर्ण गठन, रेशनलाइजेशन मतलब पूर्ण गठन, बूथों का पूर्ण गठन के ज़रिए कंडक्टेड जो किया गया इन पैरेलल विथ इन्यूमरेशन। अच्छा, इन पैरेलल का यहाँ मतलब क्या है, साथ साथ में, समझ में आता है दोस्तों। और इन्यूमरेशन का मतलब होता है गिनती की प्रक्रिया, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब आपको समझ, केंद्रीकरण जो हुआ, इन पैरेलल मतलब वो साथ साथ में, इनोमरेशन गिनती की प्रक्रिया के साथ साथ में हुआ, ठीक है। रादर देन बजाय, रादर देन आफ्टर इट के बजाय इसके के उसके बाद में किया जाए। विच ऑब्सक्योर, जिसने छुपा दिया। ऑब्सक्योर का मतलब होता है छिपा दिया। किस चीज़ को छुपाया दोस्तों, द स्केल छिपाया गया और लोगों के जो है के लिए अपना नाम चेक करना मुश्किल हो गया, ठीक है। द स्केल ऑफ डिलीटेशन को, यानी डिलीटेशन का जो स्तर है किस लेवल पे किया जा रहा है, एंड मेड इट हार्डर, और मुश्किल बना दिया फॉर इलेक्टर्स, लोगों के लिए, टू वेरीफाई कि वो जांच करें देयर इंक्लूजन, अपने वो कि वो शामिल है कि नहीं है, एंड बाय सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर गलती एरर्स की वजह से, दैट डिलीटेड, जिसने डिलीट किया इंटायर सेट्स ऑफ डुप्लीकेट, पूरी तरीके से डुप्लीकेट नेम्स का, रादर देन बजाय इसके कि ओनली द एक्सेस एंट्रीज, जो ज़्यादा एंट्रीज हुई है उसको डिलीट करने के बजाय इस तरीके से किया गया दोस्तों। समझ में आता है दोस्तों। सो ऑब्सक्योर का मतलब होता है छुपाया गया। वेरीफाई का मतलब होता है जांच करना, आपको पता है। इंक्लूजन मतलब शामिल होना। अच्छा, और डुप्लीकेट एक जैसा दो नेम, ठीक है ना। दोबारा मैं इसको समझा देता हूँ आपको, कहना क्या चाह रहा है राइटर, कहना ये चाह रहा है कि अलग अलग राज्यों में जो SIR की जो पहचान इस बात से हुई कि भाई डेटा और फैसला लेने की ताकत राज्यों के अधिकारियों की को होना चाहिए, लेकिन उसकी जगह पे क्या हुआ कि नई दिल्ली में जो बैठे जो ECI अधिकारियों के पास थी, है ना, बूथों का पूर्ण गठन गिनती की प्रक्रिया के साथ साथ किया गया, है ना। गिनती की प्रक्रिया से बूथों का पूर्ण गठन किया गया, बाद में नहीं किया गया। भाई बूथों का पूर्ण गठन बाद में होना चाहिए, या गिनती बाद में होना चाहिए, पहले बूथों का पूर्ण गठन होना चाहिए, ठीक है। और बाद में नहीं किया गया, जिससे हटाए गए नामों का जो है असली स्तर छिपाया गया और लोगों के लिए अपना नाम जो है चेक करना मुश्किल हो गया। और सॉफ्टवेयर की जो गलतियों की वजह से जो है केवल अतिरिक्त नाम हटाने के बजाय पूरे के पूरे डुप्लीकेट नामों को समूह से हटा दिया गया। मार्क्ड मतलब होता है जिसकी पहचान हो। मार्क्ड मतलब यहाँ पे जो शुरू में हमने पढ़ा था दोस्तों, अगर याद हो आपको, पहचान गया बाय सेंट्रलाइजेशन। मार्क्ड मतलब यहाँ पे जिसकी पहचान की गई। तो पूरी एंट्रीज ही उड़ा दी। कह रहे कि मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल का मतलब क्या है यहाँ पे, कह रहे कि सबसे बुनियादी समस्या जो है खुद गिनती की प्रक्रिया का तरीका है, ठीक है। सबसे जो बुनियादी, मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल, इन गलतियों का जो सबसे बुनियादी गलती इज़ द डिज़ाइन, जो ये जो प्रक्रिया की गई है इन्यूमरेशन, गिनती की प्रक्रिया का जो इटसेल्फ, ये खुद ही इसके अंदर गलती है। विच, जो कि क्या करता है, ठहराता या रखता है द ऑनस जिम्मेदारी ऑन इलेक्टर्स, मतदाता पर, रादर देन बजाय इसके के जिम्मेदारी होनी चाहिए किस पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे, ऑफ ऑफिशियल अधिकारी पे, टू इस्टेब्लिश के वो क्या करे, कायम करे या वो समाधान करे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ऑन द रोल्स मतदाता, यानी बजाय इसके के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो लोग जो अधिकारी हैं वो इस बात को, उनकी काम है कि वो एलिजिबिलिटी साबित करें, ना कि इलेक्टर्स पर कहने तुम साबित करो, तुम दौड़ते रहो। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस चीज़ पर सही से काम नहीं किया गया। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। करें कि द एग्रीगेटेड रिजल्ट ऑफ दीज फ्लोस, एग्रीगेट रिजल्ट का क्या मतलब है, कह रहे कि
इन गलतियों का जो है कुल नतीजा आंकड़ों में साफ दिखाई देता है ना। कुल नतीजा एग्रीगेट का मैं यहाँ पे हो गया नतीजा जो है ऑफ दीज फ्लोज इन गलतियों का इज विजिबल, साफ दिखता है डाटा के अंदर। जेंडर रेशियो जो है, जेंडर का रेशियो वो नीचे गिर गया इन द इलेक्टोरल मतदाता सूची में अक्रॉस नियरली, पूरी तरीके से नियरली इन एवरी स्टेट, तकरीबन हर स्टेट में वेयर द जहाँ SIR वाज कंडक्ट, जहाँ जहाँ भी SIR को किया गया था। लेकिन तमिलनाडु जो है ना बीइंग द नोटेबल एक्सेप्शन, तमिलनाडु जो है वो उसको रखा गया नोट करने वाले एक्सेप्शन में, यानी इसको नोट किया जाता है, नोट किया जाना चाहिए कि इसको एक्सेप्शन क्यों दिया गया, वहाँ पे SIR का इम्पैक्ट उतना क्यों नहीं पड़ा, तो इसको भी नोट करना चाहिए। इससे क्या मतलब, क्या संदेश देना चाहते थे जनरेशन को, व्हाटएवर। एंड मिसमैच और गलत जो जहाँ पे गलत नाम जो है वो मिसमैच है ना, जहाँ पे आपका नाम सही तरीके से स्पेलिंग वगैरह, यानी जिसमें मेल नहीं खाता है, ठीक है। विथ ऑफिशियली, जिसको जो है अधिकारी ने अंदाज़ा लगाया है इलेक्ट्रल क्या है पॉपुलेशन रेशियोस, है ना। अच्छा दोबारा मैं पढ़ लेता हूँ। यानी इन गलतियों का कुल नतीजा जो है आंकड़ों में साफ दिखाई देता है कि लगभग हर उस राज्य में जहाँ SIR हुआ वहाँ मतदाताओं में महिलाओं का अनुपात जो है वो कम हो गया। आप इससे ड्रॉप्ड, यहाँ ड्रॉप्स इन इलेक्ट्रल मतदाता में अक्रॉस नियरली इन एवरी स्टेट में महिलाओं को जो है वो अनुपात उनका कम हो गया दोस्तों। और केवल तमिलनाडु इसका बड़ा अपवाद रहा, तमिलनाडु में इतना जो है गंभीर असर नहीं पड़ा। एंड और क्या है, और सरकारी अनुमान वाले वोटर जनसंख्या अनुपात से भी अंतर दिखाया गया, और सरकारी अनुमान वाले वोटर जनसंख्या अनुपात से भी अंतर दिखा दिया गया, ठीक है। विथ ऑफिशियली, जो सरकार ने अनुमान लगाया था इलेक्टोरल पॉपुलेशन क्या है, इलेक्टोरल की जो आबादी का उसका जो रेशियोज़ है ना, उसके हिसाब से भी अंतर दिखाई दिया। यानी सरकारी अनुमान वाले जो है वोटर जनसंख्या है वो का जो अनुपात था उससे भी अंतर दिखाई दिया। ओके, मिसमैच का मतलब होता है मेल ना खाना। ओके, चले करें। फिर भी इस सब बातों ने ECI को अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर नहीं किया, ठीक है। येट फिर भी नन ऑफ दिस, इन सब बातों ने हैज़ मूव्ड, हिलाया नहीं, यानी ECI को मजबूर नहीं किया टू चेंज द कोर्स, के रास्ते को बदले। क्योंकि जब इतनी गलतियां हुई तो ECI को क्या करना चाहिए था दोस्तों, अपना रास्ता चेंज करना चाहिए था और उसके अंदर सुधार लाना चाहिए था। लेकिन ECI जो है वो शायद इस बारे में उतना ध्यान नहीं दे रही है। तो इसी डायरेक्टर साहब ने, एडिटर साहब ने ECI को नसीहत की है कि भाई आप जो है तीसरा चरण जो होने जा रहा है उसके अंदर इन सब चीज़ों का ख्याल रखो, ठीक है। करें कि जो दैट द लेसन ऑफ, जो बिहार का जो सबक था वर नॉट एब्जॉर्व, उसको नहीं सीखा गया इन फेज 2 चरण में इटसेल्फ रेजेस वो सस्पिशियस, यानी वो शक पैदा कर देता है दैट द, अब ये देखो ये नया वर्ड आ गया है, कैसे कैसे वर्ड लाते हैं ये लोग, कहाँ से उठा के लाते हैं दोस्तों। अब हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इंसुशियांस क्या है, इंसुशियांस, द इंसुशियांस इज़, इसका मतलब क्या हो गया, लापरवाही, है ना। दैट द इंसुशियांस, जो लापरवाही है, इज़ बाय डिज़ाइन, ऐसा लग रहा है जानबूझकर किया गया है। बाय डिज़ाइन मतलब होता है जानबूझकर लापरवाही की जा रही है। वरीली, चिंता की बात तो ये है कि दोस्तों द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हैज़ चोजन, उन्होंने चुन लिया है मार्जना क्या है, मैनेजरियल या मैनेजरियल सुपरविजन, यानी हल्की फुल्की निगरानी को चुना है ओवर एजुकेशन, बजाय इसके कि वो आदेश दे। हाँ, एजुकेशन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एजुकेशन का मतलब दोस्तों यहाँ पे हो गया मैनेजर सुपर, उसका मतलब केवल निगरानी करना और कानूनी फैसला, बजाय इसके क्या है एजुडिकेशन होना चाहिए, कानूनी फैसले के बजाय उन्होंने जो है ना खाली निगरानी के लिए डायरेक्टिंग आदेश देते हुए द एक्सेप्टेंस के वो कबूल करे ऑफ मोर ज़्यादा आइडेंटिटी, जो पहचान वाले डॉक्यूमेंट्स है जैसे आधार कार्ड है, डिप्लॉइंग है ना, लगाते हुए जुडिशियल ऑफिसर, जो अदालती जो ऑफिसर अधिकारी को इस काम में लगाया गया। इवन एज द अंडरलाइंग, यहाँ तक के छुपी हुई जो क्वेश्चंस है ऑन सेक्शन 21 धारा 3 में ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल और एक्ट एंड ऑन द शिफ्टिंग ऑफ द बर्डन, और ये जो बर्डन को जो शिफ्ट किया गया यानी
क्या है, उठाया गया है बोझ को ऑफ प्रूफ को साबित करने का टू इलेक्टर्स, जो मतदाताओं को दिया गया, रिमेन अनरिजॉल्व, ये अभी भी इसका जो है सोल्यूशन नहीं हो पाया। यानी ये जो इलेक्टर को जो साबित करना है, ये काम किसका है दोस्तों, ये काम है आपके इलेक्शन कमीशन का। लेकिन इसका बर्डन किसके ऊपर दे दिया गया है, इसके ऊपर यानी इलेक्टर्स पर ही दे दिया गया। करें कि जैसे कि एज फेज 3, जैसा कि चरण 3 कमेंट्स जैसे कि स्टार्ट हो रहा है, द बर्डन, ये जो बोझ है नाउ फॉल्स, ये पड़ रही है पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो बर्डन है यानी ये जो जिम्मेदारी है ये अब पड़ती है राजनीतिक पार्टीज के ऊपर एंड सिविल सोसाइटी, और जो बड़े अच्छे लोग हैं उनको टू सेंसिटाइज, मतलब उजागर करें, जागरूक करें मतदाताओं को, इलेक्टर्स को, टू इंश्योर, सुनिश्चित करने का दैट देयर उनका जो इन्यूमरेशन फॉर्म्स है आर प्रॉपरली, उसको सही तरीके से प्रोसेस उसकी जो है उसको आगे बढ़ाया जाए। करें द ईसी इलेक्शन क्वेश्चन शुड प्रायोरिटाइज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज over a method that the places the onus of remaining on the rolls upon electors themselves। ठीक है, इसे पढ़ते हैं। ओके हबीबी, ठीक है, करेंगे वो प्राथमिकता दें कि यूनिवर्सल अडल्ट जो फ्रेंचाइज है ओवर एक से तरीके पर, यानी जो पूरी दुनिया में जो अडल्ट को, जो एक आम नौजवान को जो वोट का अधिकार देने का जो तरीका है, उस तरीके को वो क्या है प्राथमिकता दें, ना कि उस तरीके को जो कि रखा जाता है कि उसमें क्या है, ना कि ऐसे तरीके को तरजीह दे या प्राथमिकता दे कि जिसमें जिम्मेदारी जो है ऑफ रिमेनिंग ऑन, यानी ऑन द रोल्स, यानी जो बाकी की जो जिम्मेदारी है वो रोल्स पर डाल दिया जाए। ठीक है, यानी अपॉन इलेक्टर्स, मतदाता पर, देमसेल्फ, खुद ही मतदाताओं पर जिम्मेदारी डाल दिया जाए। तो ईसीआई को काम वो करना चाहिए जो पूरी दुनिया में चल रहा है, कि पूरी दुनिया में जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि वो जो है लोगों की जांच करें अच्छी तरीके से, ना कि लोगों के ऊपर ये वोट डाल दे कि भाई तुम्हारा काम है, तुम जा करके साबित करते रहो। चलिए हम दूसरा वाला भी पढ़ेंगे दोस्तों, नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दूसरा वाला एडिटर हम लोग पढ़ेंगे सुपर पावर समिट, इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों ताकि दोबारा आपके लिए मैं पढ़ूँ। सुपर पावर बोलते हैं महाशक्तिशाली की बैठक। ठीक है, महाशक्तिशाली की बैठक। कहें कि जैसे कि यूएस और चाइना निगोशिएटिंग वो तय कर रहे हैं ताल्लुकात के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में। कह रहे कि इंडिया को ज़रूर जो है रीइंफोर्स का मतलब यहाँ पे होता है मजबूत करना और मजबूत करना अपने जो उनका रणनीतिक ऑटोनॉमी है जिस पर पूरा अधिकार है। ठीक है, ऑटोनॉमी को बोलते हैं रणनीतिक स्वतंत्रता, यानी इंडिया जो है अपनी स्ट्रेटजी खुद चुनेगा, ये नहीं कि कोई बीच में आया और उसको बताया कि ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कुछ नहीं। तो इंडिया को जो है मजबूत करना चाहिए। ठीक है, इस बारे में कह रहे कि जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने छोड़ दिया बीजिंग को, लेफ्ट बीजिंग ऑन फ्राइडे, जुमा के दिन, आफ्टर 2 डेज़, 2 दिन की बातचीत के बाद विथ चाइना का जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग से, द वर्ल्ड्स, दुनिया के जो 2 बिगेस्ट, सबसे बड़े पावर वो दिखे, अपीयर टू हैव कम, कि वो आए एक साथ, टू अ टेम्पररी टर्स, एक आर्जी समझौता के लिए। ठीक है, अपीयर टू हैव कम मतलब होता है पहुंचती हुई दिखना, यानी वो दिखी कि वो एक पहुँचे किस चीज़ पर, अस्थाई शांति समझौता पर पहुंचती हुई दिखाई दी 2 ताकतें, है ना, समझ में आता है दोस्तों। हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट, कहने कि ये कब तक ये जो टर्स है ये रहेगा, रिमेन्स टू बी सीन, इसको देखना बाकी, देखा जाएगा। गिवन दैट, इसी वजह से समिट जो है यानी बैठक जो है वो कंक्लूड, जो ख़त्म हुआ विदाउट, बगैर किसी एनी अपीयरेंट ब्रेक थ्रू, बज़ाहिर दिखने वाली कोई सफलता के साथ। ब्रेक थ्रू का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि कोई बड़ी सफलता या हल, उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रूस। यानी ये शांति कितने समय तक चलेगी ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि ये बैठक जो है व्यापार से लेकर ताइवान तक कई मतभेदों में किसी बड़े हल के बिना ख़त्म हुई। ठीक है, इन द लॉन्ग लिस्ट, बड़े लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस, जो कई मतभेदों का जो लॉन्ग लिस्ट है, लंबी लिस्ट है चाइना और अमेरिका के दरमियान, अगर ट्रेड व्यापार से बात करें ताइवान तक, दैट हैव स्ट्रेंड
जिसने जो है रिलेशनशिप को, जो उनके दरमियान जो रिश्ता था उसको क्या है, तनावपूर्वक बना दिया, यानी ख़राब कर दिया। समझ में आता? तनावपूर्ण रिश्ते, स्ट्रेंड का मतलब यहाँ पे हो गया तनावपूर्ण रिश्ते वाले। इसके बजाय दोनों पक्ष जो है अपने रिश्तों में कुछ स्थिरता लाने पर ध्यान देते हुए दिखाई दिए, क्योंकि हाल के समय में इन रिश्तों में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं। इंस्टेड इसके बजाय दोनों साइड अपीयर दुखे कि वो उन्होंने तवज्जो दिया ऑन इंजेक्टिंग सम स्टेबिलिटी। इंजेक्ट मतलब जैसे इंजेक्शन में दवा दाखिल करते हैं ना इंजेक्शन के, तो कुछ स्टेबिलिटी, स्थिरता जो है, यानी स्थिरता क्या है, स्थिरता जो दिखाई इनटू अ रिलेशनशिप में, उस ताल्लुकात में दैट हैज़ जो कि रखता है ऑफ लेट हाल फिलहाल में सीन देखा है मैनी अप्स एंड डाउन, उतार चढ़ाव, कभी रिश्ते अच्छे कभी बुरे, देखा है। तो मिस्टर जी जो है, मिस्टर शी जिनपिंग ने दिया है ऑफर अ न्यू लेवल फॉर टाइज। उन्होंने एक नया नाम दिया है इन ताल्लुकात के लिए, कॉलिंग आग्रह करते हुए कंस्ट्रक्टिव, एक तामीरी, यानी ऐसा काम जो अच्छे यानी पॉजिटिव रिश्ते का, ऑफ स्ट्रेटजी रणनीतिक स्टेबिलिटी, रणनीतिक स्थिरता के लिए, कि रणनीतिक तौर पे जो है हम लोगों के अंदर स्थिरता होना चाहिए फॉर द रिमेनिंग ईयर्स ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स टर्म, बाकी मिस्टर ट्रम्प के जो टर्म जो चल रहा है उसके बाकी सालों के लिए, शायद 2 साल हो गए उनको या 1 साल, पता नहीं, आई डोंट नो, एंड बियॉन्ड, और उसके अलावा भी, और उससे ऊपर भी जो है ना, किस तरीके से रणनीतिक स्टेबिलिटी बाकी रहे उसके ऊपर उन्होंने ज़ोर दिया है। ठीक है, काफ़ी लंबा है दोस्तों, उतना भी लंबा नहीं है। एनीवे पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं कि इफ़ बोथ एग्री, अगर दोनों के दोनों समझौता कर लें ऑन द नीड, ज़रूरत पर फॉर सम स्टेबिलिटीज़, के कुछ स्थिरता के लिए, देयर प्रायोरिटी, उनकी जो प्राथमिकता है, अपीयर दिखती है फिर भी अलग अलग, कितनों ही वो जो है आपस में बात करें कि हमें जो है स्थिरता रखनी चाहिए। ठीक है, यानी क्या है, रणनीतिक स्थिरता वाला जो है रचनात्मक रिश्ता होना चाहिए बनाने की बात कही, फिर भी जो है उन्होंने फिर भी वो जो है उनके अंदर मतभेद है। समझ में आता क्या है कि अगर दोनों स्थिरता की ज़रूरत पर सहमत हैं तब भी उनके प्राथमिकताएं जो हैं अलग दिखाई देती हैं। ठीक है, क्योंकि यार सबको पता है, चाइना को पता है अमेरिका कितना जेलस है मुझसे। मिस्टर जी ने बताया मिस्टर ट्रम्प को, है ना, दैट के ताइवान ताइवान जो सबसे महत्वपूर्ण इशू है इन द रिलेशनशिप, आपस के ताल्लुकात में, कह रहे कि सबसे महत्वपूर्ण जिस पर हमारे रिश्ते ख़राब हो सकते हैं या हमारे रिश्ते अच्छे बन सकते हैं वो है ताइवान, विच कुड डिसेंड इनटू कन्फ्लिक्ट, जो कि हो सकता है कि वो उतर करके झगड़े में बदल जाए। डिसेंड समथिंग इनटू समथिंग, किसी चीज़ का किसी चीज़ में बदलना, इफ़ नॉट प्रॉपरली, अगर उसको सही तरीके से इस इशू को मैनेज ना किया जाए या सॉल्व ना किया जाए। ये मिस्टर जो शी जिनपिंग है उन्होंने धमकियाना तौर पे भी ये कहा था, द यूएस सेनेट स्टैंड्स, यूएस का जो रुख है ऑन ताइवान पर रिमेन्स अनचेंज, वो बाकी रहता है बगैर चेंज किया, यानी ताइवान के लिए जो है यूएस खड़ा रहता है और कितना ही कुछ हो जाए उसका जो ताइवान के ऊपर जो स्टैंस है वो अनचेंज ही रहता है। विच इंक्लूड, जिसमें शामिल है, आपको पता है जो ये यूएस जो है ये क्या करता है ना, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं ये दो देशों को, आपसी देशों को लड़ा करके अपना काम निकालते रहते हैं लोग। जैसे अभी अपने यहाँ की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान लड़ा के रखा है, उसके बाद चाइना ताइवान को, हांगकांग को भी, और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, जापान और चाइना। तो ये क्यों इस तरह, ताकि ये लोग आपस में ना मिल सकें और कुछ बड़ा ना हो सके। मिडिल ईस्ट, ईरान, ये इस तरीके से ये पैदा करते जानबूझ के ताकि ये लोग जो है आपस में लड़ते रहें। एक्चुअल में अगर आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होगा दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस में एक अरस्तु था, वो उसका एक फ़लसफ़ा है कि लोगों को उनकी जगहों का बादशाह बना दो तो ये क्या है आपस में लड़ते रहेंगे और जो सबसे ऊपर राज कर रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो उस चीज़ को ये पॉलिटिकल साइंस में ये सिखाया गया है। तो उसी चीज़ पर कहीं ना कहीं अमल होता है कि हर एक को एक एक कंट्री का जो है ये एक एक जगह का बादशाह बना देते हैं ताकि आपस में लड़ते रहें, और किसी को जो है ना फिर इसके अंदर आपसी एक जो भाईचारा होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। फिर कंट्री के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं कि भाई तुम्हारी कंट्री है ना, वो तुम्हारी कंट्री है, ये मेरी कंट्री है। हालांकि कंट्री अपनी जगह पे है लेकिन कंट्री की भलाई के लिए कई कंट्रियों से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो उस चीज़ पर नेशनलिज्म का जो है ना वो चीज़ फूका जाता है ताकि आपस में लड़ते रहें। जैसे मान लो कि अगर हमारे गांव में एक मुखिया होता है, वो किसी तरीके से मुखिया बन जाता है
फिर उसकी जो प्राथमिकता होती है वो ये नहीं कि मुखिया बन करके मैं कुछ अच्छा कर लूँगा या कर लूँगा। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं, 99% में से 5% लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो अच्छे होते हैं अंदर से। मोस्टली क्या होता है कि वो कोई मुखिया बन जाता है तो वो चेयरमैन बनने के चक्कर में रहता है, चेयरमैन बन गया तो वो एमएलए बनने के चक्कर में रहता है, एमएलए बन गया तो एमपी बनने के, एमपी बन गया तो वो जो है ना उसका चीफ मिनिस्टर का तो प्रधानमंत्री बनता है तो फिर सोचता है मेरी कुर्सी किसी तरह बरकरार है। तो कुल मिला के जो पूरी ज़िंदगी चली जाती है वो चली जाती है कुर्सी के चक्कर में। बाकी देश के लिए बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो कुछ करते हैं, क्योंकि उनको अपोजिशन का डर रहता है और अपोजिशन भी किसी हद तक जाती रहती है अपनी उसको वापस करने के लिए, ताकत पर को हासिल करने के लिए। और जो पोजीशन पे होता है, जो इक़्तिदार पे जो लोग बैठे होते हैं वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं उल्टा सीधा। तो कुल मिला के बात ये है कि ये सिस्टम ही बनाया गया है इस लिहाज से कि कोई जो है ना अस्थिर ना हो, यानी कोई स्टेबल ना हो, बस लोग डरे रहें, एक दूसरे से डरते रहें। तो क्या है, चूँकि तरक्की के लिए एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जहाँ पे स्थिर हो, सब कुछ स्टेबल हो। तो स्टेबिलिटी पैदा नहीं हो पाती, लोग आपस में लड़ते रहते हैं धर्म और उसके नाम पे। तो क्या होता है, एट द एंड जहाँ पर पहुँचना चाहिए तरक्की के नाम पे वहाँ पहुँच नहीं पाते, क्योंकि एक आदमी का राज नहीं होता। तो क्या होता है ना कि लोग बस एक दूसरे का, और अगर कुछ होगा भी तो फिर ये चैनल वाले तो हैं ही, आप जैसा खोलो जैसे सुनते साथ ही उनकी आपस की लड़ाई, ऐसा लगता है पता नहीं कितनी लड़ाई हो रही है, जंगें हो रही हैं। हालांकि आप बाहर देखो तो कुछ भी नहीं, सब ठीक रहता है, चंगा रहता है। एनीवे दोस्तों, ये कुछ बात हो गई, शायद कि आपके भेजे में कुछ बात घुस रही हो। एनीवे विच इंक्लूड, जो शामिल है सब्सटेंशियल आर्म सेल, अच्छे खासे आर्म्स जो है ना वो सेल्स करता है। और आप इस तरह का जो सिस्टम होता है जिसमें नेता बनने के लिए आपको कोई क्वालिफ़िकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। तो आमतौर पे क्या होता है, जो दबंग लोग होते हैं आमतौर पे वो लोग इस चीज़ में आते हैं। बहुत ही कम जो है ना पढ़े लिखे लोग आ भी पाते हैं इसके अंदर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आजकल ऐसा सिचुएशन पैदा हो रहा है कि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो रही है और वह पढ़े लिखों को चुन भी रहे हैं। एनीवे व्हाटएवर, सो इट्स माय पर्सनल ओपिनियन दोस्तों, डोंट टेक इट सीरियसली, ओके। तो सबसे बड़ा जो मसला है, अमेरिका जो है ताइवान को क्या है वो सेल करता रहता है, क्या करता रहता है, खूब सेल करता है। हाउ दिस डेटन्ड, अच्छा ये जो आपका जो वर्ड है दोस्तों उसको मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, ठीक है। ये जो डेटन्ड, डेटॉन्ट, ठीक है, इसका मतलब है तनाव कम होने की स्थिति, या जिसको बोलते हैं शांति समझौता। कह रहे कि ये शांति समझौता ट्रंप सरकार की अगली हथियार बिक्री को कैसे संभालेगा, ये अभी देखना बाकी है। कह रहे कि ये हाउ दिस डेटॉन्ट, कह रहे कि जो डेटॉन्ट है यानी शांति समझौता विल हैंडल, कैसे संभालेगा ट्रम्प की जो प्रशासन है उसकी जो नेक्स्ट सेल, अगली जो सेल होगी यानी जो बेचना होगा, वो रिमेंस टू बी सीन, देखना बाकी है कि वो अगली मर्तबा ताइवान को सेल करता ही नहीं करता, वो देखना बाकी है। फॉर मिस्टर ट्रम्प के लिए गेटिंग चाइना टू बाय, कि वो चाह रहे हैं कि चाइना जो है वो ख़रीदे उनका मोर अमेरिकन गुड्स, अमेरिका के चीज़ों को, एंड रिलैक्स, और थोड़ा बहुत कंट्रोल को ईज़ करे, आसान करे ऑन रेयर अर्थ, जो खनिज है दोस्तों, रेयर अर्थ मिनरल्स है, कुछ ख़ास तरह की धातु होती है, आर की मैट्रिक्स। अच्छा यानी हेल्थ ऑफ टाइज, अगर जो ताल्लुकात जो बने हुए रिश्ते उसका जो हेल्थ है वो डिपेंड करता है किस चीज़ पर, इन सब चीज़ों पर। की मैट्रिक्स जो है ना, की मैट्रिक्स का मतलब होता है मुख्य मापदंड, यानी हेल्थ ऑफ टाइज का मतलब होता है रिश्तों की हालत, ठीक है, यानी मुख्य मापदंड है कि अगर ये यानी मान लो कि अमेरिका जो है सेल नहीं कर रहा है तो चाइना सोचेगा अच्छा ये अमेरिका सीरियस है, चलो इससे रिश्ते बनाते हैं, ठीक है। कह रहे कि ही सेड, उसने कहा दैट बीजिंग में चाइना ने हैड एग्रीड, समझौता किया है, टू बाय, खरीदेगा कम से कम 200 बोइंग एयरक्राफ्ट जहाज़, स्टेप अप, और बढ़ाएगा परचेज ऑफ सोयाबीन की खरीदों को तेज़ करेगा, यानी सोयाबीन अमेरिका में ज़्यादा होता है ना, एंड रिलैक्स, और कुछ जो रिस्ट्रिक्शन पाबंदियाँ जो लगा रखी है, प्रतिबंधें जो यूएस के बीफ के एक्सपोर्ट पर, यूएस से जो गाय की जो एक्सपोर्ट्स होती है दोस्तों, उस चीज़ पर जो पाबंदी लगाई रखी है उसको थोड़ा सा वो आसान करेगा। करें द 3Bs, करिए जो 3BS है यार, व्हाटएवर, बीफ एंड देन अगर सोयाबीन बीफ बेन, और एक और होगा, ही हैज़ एम्फसाइज्ड, ने जोर दिया है, उस चीज़ पर जोर दिया है। करें कि द यूएस ने ऑल्सो ने अनुमति दी है 10 चाइनीज़ कंपनी और फर्म्स टू रिज्यूम, को वो दोबारा करें खरीदारी को ऑफ एडवांस, है ना,
तरक्की वाला यानी बहुत ही नेक्स्ट लेवल का जो इन्वीडिया चिप्स है उसको ख़रीदने के लिए उन्होंने अलाउ किया। बोथ साइड्स दोनों पक्ष जो ना हैव डिस्कस चर्चा की है सेटिंग अप के वो बनाएंगे एक बोर्ड ऑफ ट्रेड को वो मैनेज करेगा कि ट्रेड इश्यूज़ को जो बिज़नेस का जो इश्यूज़ है उसको सॉल्व करेगा। बोर्ड ऑफ ट्रेड के अंदर लोग होंगे जिसमें शामिल होगा कि रिड्यूसिंग टैरिफ को कम करना उन कुछ चाइनीज़ सामान पर, एंड बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और निवेशकों का एक बोर्ड यानी एक फॉर्म बनाया जाएगा, कंपनी बनाई जाएगी जो अनुमति ग्रीन लाइट देगा चाइनीज़ के इन्वेस्टमेंट को इन नॉन सेंसिटिव सेक्टर, जो सेंसिटिव वाले जो सेक्टर्स हैं उन पर। मान लो कि सेंसिटिव सेक्टर्स क्या हो सकता है, जैसे आप बोल सकते हैं जैसे न्यूक्लियर से रिलेटेड है ना, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिससे जो है चाइना जो है वो अमेरिका के अच्छे खासे चीज़ों को चुरा सकता है, उस चीज़ों पे नहीं देगा। यानी कम संवेदनशील जो क्षेत्र बोलते हैं, नॉन सेंसिटिव जो ज़्यादा सेक्टर नहीं है, जैसे कि टॉयज़ हो गए, खिलौना हो गए, ये सब चीज़ों में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे अमेरिका के सुरक्षा के ऊपर कोई बातचीत नहीं होगी, उस चीज़ पर होता है। कह रहे कि दीज डील्स ये जो समझौते हैं दोस्तों, इफ़ कंफर्ट अगर पुष्टि उसकी की जाए, यानी अगर मान लिया जाए, मे एट मोस्ट लीड टू अपोज इन ब्रूजिंग ट्रेड वॉर, कि कम से कम सबसे ज़्यादा एटमोस्ट सबसे ज़्यादा क्या होगा, वो कारण बनेगा कि रुकावट हो जाए इन अ ब्रूजिंग ट्रेड वॉर। अच्छा, ब्रूजिंग ट्रेड वॉर का मतलब होता है बहुत नुकसान पहुंचाने वाला व्यापार का जो लड़ाई होती है उसमें जो है ना वो उसके अंदर क्या है वो रोक हो जाए। इन्हें अगर इन समझौतों की पुष्टि हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें में एटमोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा इससे कठिन व्यापार युद्ध में थोड़ी देर की रुकावट आ सकती है ना। लीड टू का मतलब होता है कारण बनना, थोड़ी देर के लिए अपोज कार आ सकती है। हाउएवर लेकिन ताहम द बीजिंग जो समिट बैठक है ऑल्सो सर्व अ रिमाइंडर, एक रिमाइंडर के तौर पे काम किया। नहीं, लेकिन बीजिंग की ये बैठक दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों के रिश्तों में हो रहे ढांचागत बदलावों की याद भी दिलाती है। सर्व्ड एज अ रिमाइंडर का मतलब होता है याद दिलाना, याद दिलाती है। क्या है, कौन है भाई? ऑफ द ब्रॉडर, बहुत बड़ी जो बदलाव है स्ट्रक्चरल व्यवस्था वाली या ढांचागत जो चेंजिंग है, जो कि डायनामिक्स है, समझ में आता है दोस्तों। स्ट्रक्चरल डायनामिक्स का मतलब होता है ढांचागत बदलाव, है ना। स्ट्रक्चरल चेंजिंग, स्ट्रक्चरल जहाँ होता है इन रिलेशन ताल्लुकात में बिटवीन द वर्ल्ड, दुनिया की दो सबसे बड़ी पावर के दरमियान में। इफ़ द यूएस, अगर यूएस रिमेंस द प्री इमिनेंट, अच्छा प्री इमिनेंट का मतलब होता है अगर आज क्या है अमेरिका सबसे बड़ी सैन्य ताकत बना हुआ है, तब भी दुनिया भर पर अपना प्रभाव बना रखने की उसकी क्षमता की सीमाओं पर लगातार सवाल है। प्री इमिनेंट को बोल जाते हैं सबसे बड़ा मुख्य, है ना। ऑफ द यूएस अगर रिमेंस द प्री इमिनेंट, सबसे बड़ा अगर वो बाकी है कि प्री इमिनेंट सबसे बड़ा जो सैन्य पावर है आज, इट इज़ द लिमिट्स के उसकी जो सीमाएं हैं ऑफ इट्स एबिलिटी, कि उसका जो क्षमता है टू कमांड ग्लोबल इन्फ्लुएंस, के पूरी दुनिया पे जो प्रभाव का जो उस पर कमांड, ग्लोबल इन्फ्लुएंस का मतलब होता है दुनिया पर प्रभाव जो रखना है। कमांड मतलब रखना, ग्लोबल इन्फ्लुएंस दुनिया के प्रभाव, दुनिया के असर पर असर रखना। दैट जो कि हैव कम इनटू अ क्वेश्चन, जो कि कम इनटू अ क्वेश्चन का मतलब होता है दोस्तों सवाल उठाना, है ना। जिसने क्या है दैट हैव, जो कि उसने सवाल उठा दिया है इंक्रीजिंगली, बहुत ज़्यादा तरीके से, ऑल द मोर सो आफ्टर, बल्कि ख़ास तौर पर आफ्टर द ईरान के वार के बाद अमेरिका जो है थोड़ा सा झुका हुआ दिखा। हालांकि सब ड्रामेबाजी थी, कोई वार कुछ नहीं हुआ, सब ड्रामेबाजी थी। एनीवे तो अमेरिका जो थोड़ा बहुत दिखा झुका हुआ, ईरान के सामने अमेरिका झुक जाएगा, वाह क्या है यार, सब ड्रामेबाजी, आफ्टर द ईरान वार। तो इससे जो है लोग सवाल उठाने लगे कि वाकई यार अमेरिका इतना प्रीएमिनेंट है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि अमेरिका को ईरान ने ताकत दे दी, ईरान ने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है। चाइना जो है फॉर इट्स पार्ट, चाइना ने फॉर इट्स पार्ट का मतलब होता है दोस्तों दूसरी ओर जो है चीन ने साफ़ कर दिया है, यानी अपने हिस्से के लिए। फॉर इट्स पार्ट का मतलब होता है अपनी तरफ से। हैज़ मेड क्लियर, साफ़ कर दिया है, दैट इट इज़ नो लॉन्गर
इंटरेस्ट, वो पूरी रुचि, अब वो पूरी रुचि नहीं रखता इन बाइडिंग इट्स टाइम और हाइडिंग इट्स ग्लोबल एम्बिशन। अच्छा, बाइडिंग इट्स टाइम का क्या मतलब है कि सही समय का इंतज़ार करना, कि वो बाइडिंग, वो इंतज़ार नहीं कर रहा अपने टाइम के, सही समय का इंतज़ार करने का, या उसका जो ग्लोबल की जो भूख है, यानी दुनिया में वो करना क्या चाहता है उसको छुपाने के लिए वो अब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। समझ में आता है? यानी दुनिया में बड़ी ताकत बनने की जो इच्छा है, ग्लोबल एम्बिशन बोलते हैं, उसको अब छुपा नहीं सकता है, बल्कि वो सबको पहले से बोल रखा है। एज मिस्टर शी ने पुट इट टू मिस्टर ट्रम्प। अच्छा, यहाँ पे जो है पुट इट टू का मतलब होता है किसी के सामने सवाल रखना। जैसे मिस्टर शी ने सवाल रखा मिस्टर ट्रम्प को, कैंट चाइना एंड द यूएस बच सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे आप देखिए एक वर्ड है दोस्तों, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए, मैं करता हूँ आपके सामने, टेंशन ना लो, मैं कर लूँगा आपके लिए, ठीक है। थियोसीरिडीज क्या है? थियोसीरिडीज ट्रैप को बोलते हैं दोस्तों, यानी पुरानी और नई ताकत के बीच टकराव का विचार। क्या बच सकते हैं? द थियोसीरिडीज ट्रैप, यानी पुरानी और नई ताकत के बीच का जो टकराव का जो ट्रैप है, क्या हम इस थॉट से बाहर निकल सकते हैं ऑफ एन इनएविटेबल कॉन्फ्लिक्ट, के इनएविटेबल होते हैं दोस्तों जो तय मानी जाने वाली, मानी जानी, यानी होकर ही रहेगी, लोगों ने तय कर लिया है, बिटवीन द एस्टेब्लिश्ड, है ना, किसके दरमियान में, और यानी नई उभरती ताकत, जैसे या पुरानी बड़ी ताकत इस्टेब्लिश्ड पावर, जो पुरानी बड़ी ताकत है पहले से, एंड द राइजिंग पावर, और उभरती पावर के दरमियान में, एंड क्रिएट, और वो बनाए अ न्यू मॉडल, एक नए मॉडल ऑफ रिलेशनशिप, रिश्तेदारी का या ताल्लुक़ का। क्या हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं कि आप पुरानी पहले से इस्टेब्लिश रहो, हम नई उभरती ताकत है, और लोगों ने जो मान रखा है इसके दरमियान लड़ाई होनी ही होनी, क्या हम इन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं? तो ये क्वेश्चन जो है रखा गया है, समझ में आता है दोस्तों। तो ये सवाल भारत और बाकी दुनिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें इस प्रतिस्पर्धा के बीच अपना रास्ता निकालना है। होल्ड्स सिग्निफिकेंस का मतलब होता है महत्व रखना। कह रहे कि ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन होल्ड्स रखता है बहुत महत्व फॉर इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ दुनिया, बाकी दुनिया के लिए, विच हैव टू नेविगेट इट्स दिस राइवलरी। जिसको नेविगेट का क्या मतलब होता है, यार पढ़ लेता हूँ, इस मुकाबले के बीच रास्ता निकालना, को निकालना है, दिस राइवलरी, है ना, निकालना है। नेविगेट, जब आप जैसे नेविगेट करते हो ना यार, जब आप मैप में देखते हो ना आपकी गाड़ी किधर जा रही है, तो नेविगेशन बोलते हैं उसको। यानी इस जो राइवलरी है दुनिया के दरमियान और इंडिया के दरमियान में जो राइवलरी है, क्या हम इससे बाहर निकल सकते हैं? स्टैंडिंग अप टू यूएस प्रेशर, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ये। अच्छा, स्टैंडिंग अप टू यूएस प्रेशर का क्या मतलब है? स्टैंडिंग अप टू मतलब होता है डटकर सामना करना, यानी डटकर सामना करना किस चीज़ का? यूएस के दबाव का। वाइल, जबकि मैनेजिंग डिफ़िकल्ट रिलेशन, जबकि मैनेज करते हुए मुश्किल क्या है ताल्लुकात का, विथ एन इंक्रीजिंगली कॉन्फिडेंट, बढ़ती हुई आत्मविश्वास से भरा हुआ चाइना से। विल बी टू की टेस्ट, वो दो मेन परीक्षा होगी इंडिया के डिप्लोमेसी का इन द ईयर्स टू कम, आने वाले साल के लिए, कि ये दो मेन परीक्षा है, क्या है, यानी कि किस तरीके से इन कठिन रिश्तों को संभालना है, ठीक है। आने वाले वर्षों में भारत की क्या है, कूटनीति की दो बड़ी परीक्षाएं होंगी। की टेस्ट का मतलब होता है बड़ी परीक्षा, ओके। डिप्लोमेसी बोलते हैं कूटनीति, यानी इंडिया किस तरीके से इस चीज़ को मेंटेन करके रखता है, यह कह रहे री इन्फोर्सिंग, दोबारा मजबूत करना इंडिया का जो रणनीतिक ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता है, एंड इंडिपेंडेंस, और जो आज़ादी है, यानी किसी पर निर्भर होना, रादर देन बिल्डिंग इट, बजाय इसके कि हम इसको बनाएं, विल ऑफर द बेस्ट पाथ फॉरवर्ड, ये हमें देगा सबसे अच्छा रास्ता आगे बढ़ने का। यानी भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता और आज़ादी को कमज़ोर करने के बजाय उसे और मजबूत करना ही आगे बढ़ने का सबसे अच्छा रास्ता है। समझ में आता है दोस्तों? ओके। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है दोस्तों, डायलोटिंग, कमज़ोर करना, ठीक है। रादर देन कि हम इसको कमज़ोर करें, स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी को कमज़ोर करें, इंडिपेंडेंस को,
लेकिन यही एक रास्ता है रणनीतिक स्वतंत्रता आज़ादी को कमज़ोर करने के बजाय उसे और मजबूत करके यही हमारे लिए एक रास्ता है कि हम इंडिपेंडेंसी को मजबूत करें, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मजबूत करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं दुनिया में। कौन है? बाय बाय, टेक केयर, सी यू।